सभी सुधी जनों को सादर नमस्कार। हिंदी के आधुनिक काल के सबसे बड़े महाकवि जयशंकर प्रसाद की जब जब चर्चा होती है, विशेष रूप से उनकी अभिन्न मित्र मंडली की बात आती है, तो राय कृष्णदास का नाम बुलाया नहीं जा सकता। यद्यपि राय कृष्णदास हमारे समय की एक लगभग विस्मृतप्राय विभूति हैं, वे बड़ी शख्सियत हैं हमारे समय की, पर साहित्य में जैसे उनको भुला ही सा दिया गया है। पुरातत्व में, प्राचीन इतिहास में उनका अविस्मरणीय कार्य है, उसको भी कम याद किया जाता है। प्रसाद की जब जब चर्चा होती है, प्रसाद के व्यक्तिगत जीवन की जब चर्चा होती है, तो राय कृष्णदास का नाम बार बार अवश्य आता है। राय कृष्णदास स्वयं ऐसे व्यक्ति हैं और एक ऐसे साहित्यकार और एक ऐसे बड़े पंडित पुरातत्व के हमारे समय के हैं कि उनको भुलाया नहीं जाना चाहिए। एक अच्छी पुस्तक आई है अभी, दास की यादों में प्रसाद, कल्याण प्रसाद वर्मा की यह लिखी हुई और संकलित की हुई पुस्तक है। वाणी प्रकाशन से यह 2024 में छपी है। बहुमूल्य पुस्तक है, 400 रुपया इसका मूल्य है। कल्याण प्रसाद वर्मा पत्रकारिता करते रहे, पत्रकारिता में स्नातकोत्तर वे हैं। करौली क्षेत्र के ख्याल साहित्य का अध्ययन, शब्दों से शिखर तक, कल्याणकारी योजनाएं, प्रेरक व्यक्तित्व, जनसंपर्क, समग्र पत्रकारिता के नूतन क्षितिज, रांगे राघव का उपन्यास साहित्य तथा रांगे राघव पर कुछ और पुस्तकें, ये उनके प्रकाशन हैं। अखबारों में भी वे लिखते रहे हैं। भारतीय कृषि पत्रकार संघ द्वारा उन्हें सम्मान प्रदान किया गया है। परिश्रम से उन्होंने यह पुस्तक तैयार की है और दुर्लभ सामग्री इसमें उन्होंने संजो करके रख दी है। राय कृष्णदास ने महाकवि प्रसाद पर अत्यंत भावभीने संस्मरण लिखे थे, जो साप्ताहिक हिंदुस्तान और कादम्बनी आदि पत्रिकाओं में सन 1980 के आसपास प्रकाशित हुए। वे संस्मरण अब आसानी से सुलभ नहीं है। पत्रिकाओं में प्रकाशित राय कृष्णदास के प्रसाद विषयक लेखों को कल्याण प्रसाद वर्मा ने इस पुस्तक में संकलित कर दिया है। पहले अध्याय में राय कृष्णदास के जीवन और साहित्य का उन्होंने परिचय दिया है, जो कि महत्वपूर्ण है। राय कृष्णदास का जन्म काशी के एक संभ्रांत श्रेष्ठी परिवार में हुआ था। 1 नवंबर 1892 में। कृष्णदास उनका नाम था। राय की उपाधि उनके पूर्वजों को मुगल बादशाहों द्वारा दी गई थी, इसलिए राय कृष्णदास पूरा नाम उनका चलता है। भैया राज उनको कहा जाता था घर में। नेही और सनेही नाम भी उनके साहित्य में प्रचलित रहे हैं। दुलारे रामचंद्र नाम से कविताएं वे करते रहे आरंभ में, अपनी काव्य यात्रा के पहले दौर में। बहुत बड़ा जो उनका योगदान है आधुनिक भारत की संस्कृति को, वो भारत कला भवन जो संग्रहालय है, उसकी स्थापना और उसका संचालन वर्षों तक जो वे करते रहे। स्कूल में 7वीं कक्षा के आगे उनकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई। बहुत लाड़ प्यार से पाले गए थे। छोटे जब थे तो अस्वस्थ रहते थे। नानी ने पढ़ाना बंद कर दिया और कह दिया कि बच्चे के ऊपर क्यों बोझ लादा जाए, क्या आवश्यकता है, इतने नौकर कारिंदे हैं, जमींदारी है, उसका हिसाब किताब देखने वाले सब लोग हैं। पर राय कृष्णदास ने
अपने श्रम से, अध्यवसाय से हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा अभ्यास किया। इन भाषाओं में उनकी अच्छी गति थी। चित्रकला में उनकी रुचि आरंभ से रही और एक बड़ी प्रवृत्ति जो उन्हें बचपन से थी कि कलात्मक वस्तुओं का संग्रह करने की उनको आदत थी। कविताएं ब्रजभाषा में लिखना उन्होंने शुरू किया। उनके बेटे आनंद कृष्ण ने राय कृष्ण पर लिखा है। सौभाग्य से आनंद कृष्ण जी से मिलने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। वे स्वयं भारतीय इतिहास और पुरातत्व के बड़े विशेषज्ञों में माने जाते रहे हैं। राय कृष्णदास जी को अपने समय के शीर्षस्थ साहित्यकारों का स्नेह और अनुकंपा प्राप्त हुई। विशेष रूप से महावीर प्रसाद द्विवेदी उन पर कृपालु रहे और काशी जब आते थे तो राय कृष्णदास की कोठी में शांति कुटीर में ही वे ठहरते थे। सन 1910 में जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी राय साहब के अतिथि हुए तो 18 वर्ष की उनकी आयु राय कृष्णदास की उस समय थी। द्विवेदी जी से उन्होंने चर्चा करना आरंभ किया और द्विवेदी जी से उन्होंने सीधे यह सवाल पूछा कि हिंदी में सबसे अच्छा लेखक कौन है इस समय। द्विवेदी जी ने हिंदी सबसे अच्छी कौन लिखता है, यह सवाल द्विवेदी जी से राय कृष्णदास युवा ने पूछा। द्विवेदी जी ने कहा कि लिखता था। राय साहब ने पूछा कि कौन, तो द्विवेदी जी ने कहा कि बाल मुकुंद गुप्त। ये संस्मरण आनंद कृष्ण जी और दूसरे लोगों ने राय कृष्णदास के जो बताए हैं, उनको पहले अध्याय में कल्याण प्रसाद वर्मा ने सुव्यवस्थित रूप में राय कृष्णदास की संपूर्ण जीवन यात्रा का परिचय करते हुए संग्रहित कर लिया है। राय कृष्णदास जयशंकर प्रसाद के तो अभिन्न मित्र रहे ही। रामचंद्र शुक्ल का साहचर्य उन्हें प्राप्त हुआ। मैत्री शरण गुप्त के संपर्क में वे रहे और साहित्यिक रुचि उनकी अपने समय के काशी के इन श्रेष्ठ साहित्यकारों, कवियों के सानिध्य में विकसित होती रही। बाबू विष्णुराव परारकर जी से, जो पत्रकारिता के पितामह हैं भारत में, उनसे घनिष्ठता उनकी रही और परारकर जी की प्रेरणा से गद्य गीत लिखने का उन्होंने अभ्यास किया हिंदी में। प्रेमचंद के चहेते रहे राय कृष्णदास और प्रेमचंद पर, भारतेंदु पर, विशेष रूप से जयशंकर प्रसाद पर दुर्लभ संस्मरण राय कृष्णदास ने हिंदी में लिखे हैं, जो संस्मरण साहित्य की निधि हैं। प्रसाद जी का गहरा प्रभाव उन पर था और स्वयं प्रसाद जी राय कृष्णदास से बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि प्राच्य विद्या और इतिहास का ज्ञान जो राय कृष्णदास के पास था, उसका उपयोग प्रसाद जी ने खूब किया। प्रसाद जी की जो विशेषज्ञता है वो अपने स्थान पर है और राय कृष्णदास से उनकी चर्चा, गहन चर्चाएं भारत की संस्कृति पर, इतिहास पर होती रहती थी। हिंदी में गद्य गीत लिखने वाले पहले और अंतिम व्यक्ति राय कृष्णदास माने जाते रहे हैं, ऐसा कल्याण प्रसाद वर्मा कहते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि त्रिलोचन जी ने कुछ अच्छे गद्य गीत लिखे हैं। स्वयं प्रसाद ने गद्य गीत लिखे थे, लेकिन वो उन्होंने नष्ट कर दिए। राय कृष्णदास से जो अपनी दोस्ती थी, उस पर उन्होंने कुर्बानी दे दी अपने गद्य गीतों की। राय कृष्णदास गद्य गीत लिखते थे हिंदी में और उनको दिखाते थे। उनको देख करके प्रसाद जी ने भी कुछ बहुत ही सुंदर गद्य गीत लिख दिए और एक बार जब राय कृष्णदास आए तो उन्होंने अपने गद्य गीत उनको कुछ बताए। तो राय कृष्णदास ने कुछ हंसी में कहा कि गुरु, तुम तो हम ही पर हाथ साफ कर रहे हो। उसके बाद प्रसाद ने अपने गद्य गीत सब नष्ट कर दिए। उन गद्य गीतों के आधार पर कुछ कविताएं उन्होंने लिख दी। राय कृष्णदास ने लिखा है कि मेरी संकुचित मनोवृत्ति के कारण मेरे मित्र जयशंकर ने, प्रसाद ने, वो अपने सुंदर गद्य गीत फिर भुला दिए। राय कृष्णदास मसूरी गए स्वास्थ्य लाभ के लिए।
रविंद्रनाथ टैगोर को उन्होंने खूब पढ़ा और रविंद्रनाथ टैगोर का उन पर प्रभाव पड़ा। ब्रज रज कविता की पुस्तक है राय कृष्णदास की। भारत की चित्रकला 1939 में छपी उनकी किताब। भारतीय मूर्तिकला यह भी 1939 में प्रकाशित हुई थी। उनके मौलिक ग्रंथ हैं भारतीय कला को लेकर के। और गद्य गीत संग्रह 1919 में उनका छपा था। निबंध संग्रह उनका छपा 2 निबंध संग्रह उनके हैं, महत्वपूर्ण संग्रह हैं, संलाप और प्रवाल नाम से, और अनाख्या नाम से गद्य गीतों का संग्रह उनका 1929 में प्रकाशित हुआ। सुधांशु उनका प्रकाशित हुआ। पगला नाम से उन्होंने खलील जिब्रान के दी मैडमैन का अनुवाद किया। और राय कृष्णदास के गद्य में भावनाओं का प्रवाह है, गवेषणात्मकता की छाप है, विवरणात्मक शैली और पांडित्यपूर्ण शैली भी उनमें है, चित्रात्मकता है उनके गद्य में। और ब्रजभाषा काव्य की उल्लेखनीय कृति है उनकी ब्रजरज। नगेंद्र ने प्रशंसा की है राय कृष्णदास की, उनकी कहानियों की, कि प्रसाद की तरह उन्होंने जो भाव प्रधान कहानियां लिखी थी वो कवित्वपूर्ण वातावरण की सृष्टि और नाटकीय शिल्प की योजना में प्रसाद की भांति उन्होंने अपने आप को उसमें सिद्ध साबित किया। और भक्ति भाव रहा आरंभिक कविताओं में राय कृष्णदास के। उनका पहला काव्य संकलन उपवन के नाम से प्रकाशित हुआ। फिर खड़ी बोली में भी उन्होंने कविताएं लिखी जो कि इंदु, सरस्वती, माधुरी आदि हिंदी की प्रतिनिधि साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। और भावुक नाम से पुस्तक में वे संग्रहित भी की गई। साहित्य के प्रति, लेखन के प्रति समर्पित रहे और कला संग्रह के प्रति उससे अधिक समर्पित रहे राय कृष्णदास। भारतेंदु पर उन्होंने दुर्लभ संस्मरण लिखे। चौरासी वर्ष की आयु तक निरंतर वे सृजन में और अपने पुरातत्व संग्रहालय के कार्य में संलग्न रहे। कला भवन जो उन्होंने स्थापित किया उससे कलानिधि नाम से त्रैमासिक पत्रिका भी वे निकालते रहे। 2 ही अंक उस पत्रिका के प्रकाशित हुए, लेकिन अनेक पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया। पत्रकार के रूप में भी उल्लेखनीय योगदान राय कृष्णदास का है। लीडर प्रेस की स्थापना, लीडर प्रेस को उन्होंने अपना प्रकाशन संस्थान दे दिया था। प्रकाशन संस्थान उन्होंने खोला, अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया। प्रसाद की पुस्तकें राय कृष्णदास ने छापी। प्रसाद ने बहुत भारतीय भंडार जो राय कृष्णदास ने स्थापित किया था, बड़े चाव से अपनी पुस्तकें प्रसाद ने उनको दी। और उनकी स्वयं की पुस्तकें भारत की चित्रकला, भारत की मूर्तिकला भी भारतीय भंडार से प्रकाशित हुई, जो कि भारत के प्रमुख प्रकाशकों में से एक रहा है। बाद में इलाहाबाद के लीडर प्रेस को उन्होंने यह सौंप दिया, भारतीय भंडार, राय कृष्णदास ने। भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद आदि पर संस्मरणों के अतिरिक्त प्रेमचंद पर भी दुर्लभ संस्मरण राय कृष्णदास ने लिखे थे। कुल मिलाकर के दुर्लभ व्यक्तित्व रहे राय कृष्णदास। जो उनका खानदान था, कुल की परंपरा थी, उसमें रसिकता, वो कला प्रेम उनको विरासत में मिला था। बहुत उदार थे, दानशीलता भी उनके पुरखों की विख्यात रही है। संवेदनशील बहुत थे। साहित्य, कला और संस्कृति के प्रति गहरी रुचि उनको विरासत में मिली। उनके पिता का ननिहाल भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुल में रहा
और उनके पिता भारतेंदु के फुफेरे भाई भी थे। पिता का निधन हो गया उनकी किशोरावस्था में ही। प्रहलाद दास उनके पिता, और अपना पथ स्वयं ही निर्मित किया राय कृष्ण दास ने। बहुत आगे तक अपने इस पथ पर वे गए। अवनींद्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर की छत्र छाया में उनकी कला रुचि का विकास हुआ। आनंद कुमार स्वामी के संपर्क में वे आए 1910 में। अपने समय की सर्वश्रेष्ठ विभूतियों का, कला जगत के मनीषियों का आशीर्वाद और वात्सल्य उन्हें प्राप्त हुआ। अत्यंत ही शिष्ट सुसंस्कृत व्यक्तित्व राय कृष्णदास का, जिसकी छाप उनके सभी परिचितों पर अमिट रूप में अंकित हुई। अपनी मृत्यु के कुछ माह पहले उन्हें अपनी मृत्यु का प्राणांतक अनुभव हुआ सपने में। अपने एक लेख में उसकी चर्चा उन्होंने की है, और उस स्वप्न का विवरण उन्होंने पराविद्या के विशेषज्ञों को भी भेजा था कि उसका वे विश्लेषण करें। 1980 में पहली मार्च की रात को उन्होंने एक स्वप्न देखा कि मसहरी की छत गायब है, 4 फुट ऊपर एक वायुयान मंडरा रहा है जो बिगड़ा हुआ है, और स्वप्न में लगा उन्हें कि वह विमान उनके ऊपर अब गिरा तब गिरा, तभी उसका इंजन ठीक हुआ और उड़ान भर करके ओझल हो गया। यह स्वप्न उन्होंने देखा, दमे के मरीज थे। उसके कुछ महीने बाद ही उन्होंने अपने भौतिक देह को त्याग दिया, और 20 जुलाई 1980 के दिन राय कृष्णदास का निधन हुआ। अपने जीवन काल में प्रतिष्ठित सम्मान उन्होंने प्राप्त किए। साहित्य वाचस्पति की उपाधि उनको प्राप्त हुई। भारत सरकार ने कला जगत में उनके विशिष्ट अवदान को देखते हुए पद्म विभूषण से उन्हें अलंकृत किया। 1 जनवरी 1920 के दिन भारत कला परिषद की स्थापना राय कृष्णदास के द्वारा की गई, जो आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सुप्रसिद्ध भारतीय कला भवन है। और इसके लिए कितनी जद्दोजहद उन्होंने की, कितना भागीरथ प्रयास किया, इसका लेखा जोखा भी इस पुस्तक में मिलता है। एक भवन इसका हो, विशाल भवन हो, यह उनका सपना था। उसके लिए काशी में जयशंकर प्रसाद अपने मित्र के साथ वे खूब भटकते रहे, और भारत धर्म महामंडल के प्रमुख स्वामी जी से मिले। उसका विवरण है यहाँ, बड़ा रोचक विवरण है स्वामी ज्ञानानंद जी से जो उनकी भेंट हुई थी। और प्रसाद धर्म गुरुओं से दूर रहते थे, अरुचि उनकी कुछ थी। इस भेंट का रोचक वर्णन इस पुस्तक में दिया है। प्रसाद जो अपनी बीच बीच में टिप्पणी फुसफुसा करके राय कृष्णदास के कानों में करते हैं, वह भी राय कृष्णदास ने अपने संस्मरणों में उल्लिखित की है। भारतीय कला भवन बनने लगा। गांधी जी से उन्होंने अनुरोध किया कि कला भवन में पधारें। गांधी जी ने कहा कि राय कृष्णदास यदि व्रत ले लेंगे कि खादी ही धारण करेंगे तो मैं कला भवन में आऊंगा। गांधी जी के सम्मान में राय कृष्णदास ने आजीवन खादी पहनने का व्रत ले लिया। प्रसाद को हालांकि अच्छा नहीं लगा उनको गांधी जी के इस आग्रह के सामने झुकना। हालांकि प्रसाद स्वयं बहुत सादे लिबास में रहने लग गए थे उन दिनों, वो गांधी का बहुत प्रभाव प्रसाद पर पड़ा था। पर पूरी जो रईसी और साहबी है उसको छोड़ दिया गांधी के संसर्ग में आने के बाद राय कृष्णदास ने, और खद्दर का व्रत धारण किया। धोती कुर्ता फिर जीवन पर्यंत खद्दर का वे पहनते रहे। प्रसाद जी के साथ उन्होंने जिस प्रकार से मूर्तियां संग्रहित की हैं भारतीय कला भवन के लिए, इसके बड़े रोचक संस्मरण हैं। एक प्रसादिका की मूर्ति, छोटे से उल्लेख कहीं उसका प्राप्त होने पर किस प्रकार से प्राप्त उन्होंने की है, और कैसे सामग्री एक एक करके उन्होंने जुटाई है। चित्र रत्नाकर के यहाँ उन्होंने प्रसादिका का देखा, फिर उसका मूर्ति कहाँ मिलेगा,
उसकी मूर्ति प्राप्त करने के लिए जो कुछ प्रयास किए गए और किस प्रकार से पुरानी पत्रिकाएं, पुराने अखबारों का संग्रह राय कृष्णदास ने किया, प्रतिष्ठित लोगों के, बड़ी विभूतियों के वसीयतनामों का उन्होंने संकलन किया अपने कला भवन के लिए, और विश्वविद्यालय को जब उन्होंने सौंप दिया पूरा अपना कला भवन, तो उसके रखरखाव के लिए अपनी कोठी छोड़ करके वे विश्वविद्यालय में रहने के लिए आ गए। जीवन पर्यंत फिर उन्होंने कला भवन को संभाला और उसको संपन्न बनाते रहे। यह विश्व के कला संग्रहालयों में एक विशिष्ट संग्रहालय है, जो कि पुरातत्व के शोधार्थियों के लिए एक तीर्थ स्थान है, और देश भर के कला के विशेषज्ञ इससे लाभान्वित होते रहे हैं। राय कृष्णदास ने न केवल कला भवन की स्थापना की, भारतीय कला भवन की, बल्कि उन्होंने अनेक युवा अध्येताओं को प्रशिक्षित किया और उनके निर्देशन में बड़े विद्वान निकले। भारतीय कला भवन में अन्वेषण करते हुए और शोध कार्य और प्रकाशन कार्य राय कृष्णदास के देखरेख में यहाँ चलता रहा। कला, इतिहास और आलोचना के क्षेत्र में जिन नवयुवकों को राय कृष्णदास का मार्गदर्शन मिला, उनकी लंबी सूची हो सकती है। कुछ नाम कल्याण प्रसाद वर्मा ने इस पुस्तक में दिए हैं। W.G. आर्चर, N.C. मेहता, डॉक्टर मोती चंद्र, जो कि महनीय और आदरणीय विशेषज्ञ हैं प्राचीन भारतीय इतिहास और कला के, परमेश्वरी लाल गुप्त, प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी, भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति के जाने माने अध्येता और आचार्य हैं डॉक्टर सतीश चंद्र काला। ये सब राय कृष्णदास के निर्देशन में इनकी प्रतिभा विकसित हुई। विश्वविख्यात इतिहासकार और साहित्यकार महापंडित वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव प्रसाद गुप्त, काशी प्रसाद जायसवाल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, केशव प्रसाद मिश्र, बीरबल साहनी, श्री काले खंडावाला, नंद दुलारे वाजपेयी, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय, नरेंद्र शर्मा आदि भी राय कृष्णदास के संपर्क में निरंतर बने रहे और उनसे आदान प्रदान विचारों का इन यशस्वी साहित्यकारों से, आचार्यों से बना रहा। राय कृष्णदास के प्रसाद पर जो संस्मरण है, दुर्लभ संस्मरण इसमें संग्रहित कर लिए गए हैं और पत्रिकाओं में प्रकाशित प्रसाद संबंधी 9 संस्मरण राय कृष्णदास के इस पुस्तक में संग्रहित हैं। किस प्रकार से प्रसाद ने जब किशोरावस्था थी तब हस्तलिखित पत्रिका निकालने में सहयोग किया और भारतेंदु की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के उद्देश्य से भारतेंदु शीर्षक से मासिक पत्र का प्रकाशन फिर आरंभ हुआ 1905 में। उससे प्रसाद जुड़े रहे। 1 वर्ष ही यह मासिक पत्र निकला और पुनः निकला, वह भी ज्यादा दिन नहीं चल सका। किस प्रकार से प्रसाद के मन में भारतेंदु के प्रति गहरा आदर का भाव था। भारतेंदु पर उन्होंने कविता भी लिखी और भारतेंदु उनके आदर्श थे। भारतेंदु पत्र के प्रति उनका इसीलिए बड़ा ममत्व था और वह फिर से निकले, इसकी बड़ी इच्छा उनको उनके मन में थी। उसके लिए प्रयास भी उन्होंने बहुत किया, पर भारतेंदु पुनः आरंभ नहीं हो सका। इंदु को आरंभ किया फिर प्रसाद ने, भारत छूट गया। इंदु पत्रिका, जो कि अपने भांजे अंबिका प्रसाद गुप्त ने जिसका नाम सुझाया था, 1909 में प्रसाद ने आरंभ की और विशिष्ट उद्देश्य प्रसाद जी के इसके पीछे थे। उनकी स्वयं की रचनाएं भी वे प्रकाशित करेंगे और अंबिका प्रसाद गुप्त की साहित्यिक रुचि का उपयोग करते हुए कुछ आर्थिक लाभ भी इससे प्राप्त हो सकेगा। अपने व्यवसाय का विज्ञापन भी वे करेंगे और हरिश्चंद्र चंद्रिका जो भारतेंदु की पत्रिका थी, उसके कार्य को वे आगे ले जाएंगे।
प्रसाद के उपनाम से इंदु में प्रसाद ने अपनी रचनाएं भी प्रकाशित की। नागरी प्रचारणी सभा के कोशोत्सव के उपलक्ष्य में जो विराट कवि सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसमें किस प्रकार से प्रसाद ने कामायनी का फिर एक सर्ग अपना पढ़ा। कहीं वे अपनी रचनाएं सुनाते नहीं थे, सभाभीरु के रूप में उन पर तंज कसा जाता था, लेकिन कैसे उनके गुरु कवि चक्रवर्ती ने एक वाक्य के द्वारा उन्हें विवश कर दिया कि अब श्रीमान जयशंकर प्रसाद काव्य पाठ करेंगे। और अपने अग्रज का आदेश मान करके प्रसाद ने कामायनी का काव्य पाठ किया। अध्यक्ष ने उनको आशीर्वाद दिया, महाकविस्त्वम च महाकविस्त्वम, और यह आशीर्वाद उनके रचना कर्म में प्रतिफलित हुआ। राय कृष्णदास ने इन संस्मरणों में जयशंकर प्रसाद के कवित्व की और काव्य यात्रा की मीमांसा की है। वे प्रसाद जी को एक स्वयंभू शिखर मानते हैं, जो बिना किसी की सहायता से आगे बढ़ता है और अपना पथ स्वयं निर्मित करता है। राय कृष्णदास रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रभाव प्रसाद पर पड़ा, इस बात का दृढ़ता से प्रतिवाद करते हैं। प्रसाद ने बंगला भाषा तो सीखी थी, उसके साहित्य का भी कुछ अध्ययन किया, पर उसको उन्होंने नकार करके अपना पथ स्वयं बनाया और बंगला साहित्य का अध्ययन भी उन्होंने बाद में छोड़ दिया। उस भाषा को भी उन्होंने भुला दिया। अपनी भाषा और अपना पथ स्वयं उन्होंने रचा और निर्मित किया। प्रसाद एक रसिक के रूप में और कितनी अंतरंग चुहल राय कृष्णदास के साथ उनकी चलती रही, उसके अनेक संस्मरण राय कृष्णदास ने लिखे हैं। किस प्रकार से प्रसाद के घर में जो आयोजन चलते थे, नृत्य के संगीत के उसमें एक रूपसी युवती आने लगी। उसकी कला और उसकी छटा ऐसी लुभावनी थी कि वह बाद में भी बुलाई जाने लगी। उसका नाम श्यामा था। प्रसाद की दृष्टि उस पर पड़ी और उसकी भी रसभरी आंखें प्रसाद पर टिकी। दोनों में रागात्मक संबंध भी बना। श्यामा को भगवान ने सूरत के साथ सीरत भी दी थी। प्रेम परायणा वह थी, राय कृष्णदास कहते हैं, अर्थ परायणा उतनी नहीं थी। प्रसाद के भवन के सामने जो विस्तीर्ण कच्चा चबूतरा था, उसके बीच में एक छोटी सी बंगलिया थी और रंग बिरंगे सुंदर फूल पत्तियों वाले गमलों से वह आच्छादित होकर के बड़ी रमणीय लगती थी। श्यामा को उस बंगलिया में या छोटी सी कोठी में निवास प्रदान किया गया। श्यामा वहां आकर के रहने लगी। यद्यपि अन्य लोगों ने भी श्यामा को लेकर प्रसाद पर लिखा है, प्रसाद के जीवन के इस पक्ष पर चर्चा की है, पर राय कृष्णदास ने तो आंखों देखा जो वृत्तांत लिखा है यह प्रामाणिक है अधिक। और प्रसाद की पत्नी के भीतर कोई सोतिया डाह नहीं पनपा और पति प्रेम में एक आराध्य के रूप में देखने का भाव उनके भीतर जो था, वे यही मानती रहीं कि उनको यदि अच्छा लग रहा है तो हमें क्या, हमारा अनुराग अक्षुण्ण है और उनकी मौज बनी रहे, यह भाव था। और प्रसाद की प्रेमिका के लिए जनानी ड्योढ़ी का द्वार भी सदैव खुला रहा, यह राय कृष्णदास लिखते हैं। इसके साथ ही केदारनाथ पाठक जो इस अंतरंग मित्र मंडली के एक प्रमुख सदस्य थे, वे भी यहाँ आया करते थे और वे मजाक में प्रसाद की इस प्रेयसी को आम की फांक कहते थे, क्योंकि उसकी रसीली बड़री अखियां थीं। प्रसाद जब हवा खाने के लिए अपनी गाड़ी पर निकलते, तब मर्दानी पोशाक में श्यामा को अपने साथ लेकर के भी निकलते।
राय कृष्णदास लिखते हैं कि एक बार उसे लिए हुए मेरे बंगले के फाटक तक आ गए थे, लेकिन सकुचा गए और लौट गए वैसे ही। पर प्रसाद का जीवन एक खुली किताब था और उन्होंने कभी छिपा करके नहीं रखा। श्यामा से जो उनका संबंध था, 2.5-3 बरस वे इस अंतरंग संबंध में, इस प्रेम संबंध में रमे रहे। राय कृष्णदास लिखते हैं कि दोनों ही पक्षों से एक दूसरे के प्रति कोई भी बेवफाई नहीं हुई। प्रसाद जी स्वयं निवृत्त तर्श हो गए, ये राय कृष्णदास के शब्द हैं। तृषा उनकी बुझ गई और श्यामा भी समझ गई। दोनों के मन में न कोई वासना बची, न कोई पछतावा, और जीवन समुद्र स्थिर हो गया। स्थिर हुआ तो सदा के लिए हो गया। तब श्यामा एक एक करके उनके दिए हुए सारे आभूषण उन्हें लौटाने लगी। प्रसाद ने बिना किसी रुखाई के दृढ़तापूर्वक मना कर दिया। उसके अतिरिक्त प्रसाद की सुगनी साहू घराने की जो पारंपरिक दुकान थी, वह जिस गली में थी, वह दाल मंडी वहां पर थी। उसमें जवाहर बाई का कोठा था, दुकान से दाहिनी ओर सटा हुआ मकान उसमें। वे अपने समय की अच्छी गायिका थी। श्याम बिहारी मिश्र ने सिद्धेश्वरी देवी की चर्चा की है इस प्रसंग में। यहाँ पर जवाहिर बाई का नाम है और सुंदर उनका कंठ था, रसीला वे गाती थी। पर प्रसाद के प्रति जो भाव था, उसकी चर्चा राय कृष्णदास ने जिस तरह से की है, जिस भाव से वे प्रसाद के उत्संग में गोद में कुछ इलायचियां डाल दिया करती थी आकर के, तो प्रसाद भी स्वीकार इलायची की पुड़ियों को स्वीकार कर लिया करते थे और विगत विकार आभारपूर्ण दृष्टि से एक बार उसे देख भर लेते थे। केवल इतना ही संबंध जवाहर बाई से प्रसाद का रहा। राय कृष्णदास बताते हैं उसकी जो पुड़िया वह उनकी गोद में डाल देती थी, उसको खोल करके फिर इलायचियाँ अपने मित्रों में, वे मित्र मंडली में बांट देते थे। कोई फिक्रेबाजी नहीं होती, कोई आवाज़ भी नहीं कसता। आदर था उस समय जो कोठे वालियाँ थी उनका, उनकी कला का। और बाद में जवाहर बाई ने भी अपने जीवन से ऊब करके अपना घर बसा लिया। एक दुर्लभ संस्मरण राय कृष्णदास के प्रेम संबंध का इसी संस्मरणों की कड़ी में है। फ्रांस से 2 सुंदर बहनें कलकत्ता आईं। बड़ी बहन की आयु 24 वर्ष की थी, चित्रकला में वह विशारद थी और रेखा चित्रों को कागज पर छापने की कला में प्रशिक्षण वह प्राप्त कर रही थी। रविन्द्रनाथ ठाकुर की शैली से उसने बहुत कुछ सीखा। एंड्री काप्लेज उसका नाम था। छोटी बहन 21 वर्ष की सुजान काम्प्लेज उसका नाम था। संस्कृत से उसको अनुराग था, संस्कृत का कुछ ज्ञान भी था। भारतीय संगीत में उसकी प्रवृत्ति थी, सितार सीख रही थी। कलकत्ता में खूब स्वागत हुआ दोनों बहनों का और सुजान को संस्कृत प्रेम के कारण भारती की पदवी प्रदान की गई। पूर्णिमा उसने अपना भारतीय नामकरण कर लिया। काशी में भी रहने आई दोनों बहनें और राय कृष्णदास से परिचय हुआ। काशी प्रसाद जायसवाल ने दोनों को भेजा था। 1913 ईस्वी के आरंभिक महीनों की यह बात है। राय कृष्णदास 21 वर्ष के थे। होटल डी पेरिस में काशी में दोनों बहनें रुकी थीं। मिलना जुलना होने लगा दोनों से, विशेष रूप से छोटी बहन से। सुजान के प्रति आकर्षित हुए, सुजान भी इनके प्रति आकर्षित हुई। प्रसाद जी से कोई पर्दा नहीं था। राय कृष्णदास ये सब बताते रहते थे, अपनी भावनाओं का इजहार प्रसाद के सामने करते रहते थे। इतना ही हुआ, वो दोनों बहनें एक दिन कलकत्ता लौट गईं। प्रसाद जी ने विदाई शीर्षक से 12 दोहों में कविता एक लिखी थी इस प्रसंग को लेकर के, जो इंदु पत्रिका में प्रकाशित भी हुए। यह दोनों मित्रों के बीच जो
प्रेम संबंधों को लेकर के चर्चा और उसकी कविता में परिणति का प्रसंग है। यह भी यहाँ एक अनोखा प्रसंग है। एक और कुछ गणित से प्रसंग में राय कृष्णदास लिप्त हो गए थे और वे लिखते हैं कि मैं असंतुलित हो गया था, मुझ पर भूत सवार हो गया, पर प्रसाद जी से मैंने छिपाया नहीं और जो कुछ मन में भाव आया मैंने उनके सामने प्रकट किया और कहा कि इसे आप कविता में ढाल दीजिए। प्रसाद जी ने उसे निरनुप्रास कविता का रूप दे दिया और पढ़ कर के राय कृष्णदास लिखते हैं कि मैंने प्रसन्नता व्यक्त की। प्रसाद ने केवल एक शब्द पर अंगुली रखी और कहा कि मेरा तो केवल इतना ही इसमें है, बाकी जो कुछ तुमने बताया हुआ है। राय कृष्णदास लिखते हैं कि सच पूछा जाए तो पूरी रचना का प्राण तो वही एक शब्द है। वह शब्द था, वो पांसुला शब्द उसमें था। राय कृष्णदास लिखते हैं कि इसी एक शब्द के द्वारा सारा जो कुछ मेरा व्यापार था, वह उस प्रसंग में जो कुछ मैंने किया था उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। कूड़े करकट में गिरी हुई स्त्री, यह इसका अर्थ उन्होंने किया है। बूंद ओस की कब तक ठहरोगी कहो, क्यों इतराती हो इतना, कुछ तो सुनो, छलक रही हो मानो कोई लेश भी नहीं रह गया पत्तों से संबंध का, अरे छलकना ही ढुलकाएगा तुम्हें, इत्यादि यह कविता। प्रसाद ने, राय कृष्णदास ने प्रसाद को जो कुछ बताया था उसके आधार पर जयशंकर प्रसाद ने लिखी। कुछ अन्य दुर्लभ संस्मरणों में दोनों काशी की सैर जिस तरह से करते थे और काशी के मेलों का जो विवरण है राय कृष्णदास के संस्मरणों में, वह भी उस समय की पूरी सांस्कृतिक स्थितियों का जीता जागता सजीव चित्र प्रस्तुत करता है। कुल मिलाकर के राय कृष्णदास जयशंकर प्रसाद के अंतरंग जीवन के अनेक आयाम अपने संस्मरणों में प्रकट करते हैं। विशेष रूप से भारतीय कला भवन के संग्रहालय की योजना में जिस प्रकार से दोनों मित्रों ने लग कर के काम किया है और कैसे संग्रहालय की वस्तुएं जुटाने में प्रसाद ने सहयोग किया है, यहाँ तक कि अपना सिलवाया हुआ कुर्ता राय कृष्णदास की दृष्टि पड़ी और उनको बड़ा संग्रहणीय लगा तो उन्होंने पहना नहीं, बिना पहने ही नया कुर्ता दे दिया। और भी प्रसाद के यहाँ की अनेक वस्तुएं प्रसाद ने स्वयं संग्रह कर रखा था, अनेक कलात्मक वस्तुओं का, वो राय कृष्णदास के संग्रहालय में पहुंची। पर प्रसाद की जो बड़ी व्यवहारिक सूझबूझ थी और प्रत्युत्पन्न मति थी, वह बड़े काम आती थी। उसके दुर्लभ संस्मरण इसमें हैं और अनेक बार राय कृष्णदास को संकटों से प्रसाद ने जैसे जिस तरह अपनी सूझबूझ से बचाया, उनके योगक्षेम की रक्षा की, जैसा कि प्रसाद करते थे अनेक लोगों के लिए, उसके भी संस्मरण इस किताब में जो संस्मरण राय कृष्णदास के हैं वे हमको पढ़ने को मिले हैं। कल्याण प्रसाद वर्मा जी को साधुवाद कि उन्होंने यह जयशंकर प्रसाद पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक राय कृष्णदास के संस्मरणों के जरिए प्रस्तुत की है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।